तो राजा बेटा जी फिर से एक बार स्वागत है सभी लोगों का। और सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक प्यारी सी स्माइल चेहरे पर धन्नाट करके लेके आ जाओ। राइट, धन्नाट कर लेके आ जाओ। और एक प्यारी सी स्माइल जब हो तब हम आगे बात करेंगे। तो ये बच्चे लिख रहे थे अभी कि हमारा सीए का कोर्स किस तरीके से चल रहा है। ये देखो, ये फोटो भेज रहा है ऐसी। मैंने उनसे बात की जब लेक्चर शुरू हुआ, तो जब तक सब लोग जुड़ नहीं जाते तब तक मैं बात कर रहा था। तो ये नालायक बोल रहे थे कि मेरे साथ ये परेशानी है, मुझे ये हो गया, कोई बोल रहा है मेरे बाल झड़ गए, कोई बोलता है मुझे चश्मा लग गया, कोई बोलता है मैं वीक हो गया हूँ, मेरी क्या बोलते हैं उसको, वेट लॉस हो गया है, फलाना ढींगड़ा अमकन डमका। मतलब बिल्कुल मम्मी की जैसे बात कर रहे हैं। उनकी मम्मी बात नहीं करती क्या अपने बेटे में? हर बार कितनी भी रोटी खिला दो ऐसे लगता है कि और एक रोटी खाना, लाइक इससे मोटे और क्या होंगे। ये बोलता है कि एवरीवन सेज ध्यान दो, फोकस करो, कॉन्सेंट्रेट करो, बट नो वन टेल्स हाउ। सो प्लीज सर थोड़ी हेल्प कर दो आनंद सर। अंजलि, सभी के लिए अलग अलग रूल होता है कि आपको किस तरीके से कंसंट्रेट करना है, किस तरीके से ध्यान लगाना है जब आपको पढ़ाई करना है। ये सभी के लिए अलग अलग प्रोसेस। तो सभी पेंड्राइव स्टूडेंट्स को भी बताता हूँ, कुछ बच्चों को सुबह पढ़ना अच्छा लगता है, कुछ बच्चों को शाम को पढ़ना अच्छा लगता है। और सम ऑफ देम लिखने के लिए उनको मज़ा आता है। राइट, लिखकर मजा आता है। कुछ लोगों को किसी एक अलग XYZ सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आता है, किसी लोगों को दूसरे सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आता है। तो इसके लिए पीछे आपका बहुत ज़्यादा साइकोलॉजी मैटर करता है। बट मैं आपको एक चीज़ समझा सकता हूँ कि जो कॉन्सेंट्रेशन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करता है और बहुत ईजी हो जाता है, और ये मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। राइट, तो पर्सनल एक्सपीरियंस से मुझे ये पता चला कि जब आपका गोल क्लियर है और जब आपको ये पता है ना कि क्यों करना है, देन द थिंग्स आर ऑल ईजी। मतलब मैं इस क्लास में वो एग्जाम्पल दूं या नहीं दूं मुझे नहीं पता, but any which ways I can tell you in the class that she is a fantastic girl and she was there in our class. We never knew that, fantastic girl. Sakshi Ladda is a fantastic girl. Sakshi, don't worry. अरे काय का अंजलि झूठ बोलती है? यस सर, शी नेवर सेड यस, शी सेड नो सर। आप देखो जरा मैसेज वहां पर, ठीक है। बट वेरी फैंटास्टिक गर्ल। तो मैं अभी आपको एक दूसरा एग्जांपल देकर बताता हूं कि बेटा जो मेरे पास दो चार स्टूडेंट्स थे, और उन स्टूडेंट्स की बात मैं आपको बता सकता हूं कि उनकी क्या कहते हैं उसको, जो तड़प थी वो इतनी ज्यादा थी कि, और उसके वजह से दिस पीपल डिड समथिंग रियली कमेंडेबल। तो एक उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा कि जो मेरी एक लड़की थी साक्षी, एंड शी कुड नॉट सी एनीथिंग एंड शी क्लियर्ड हर सीए फाउंडेशन। अनफॉर्चुनेटली शी कुड नॉट क्लियर हर सीए इंटरमीडिएट, बट दो शी इज ट्राइंग हर लेवल बेस्ट एंड शी माइट डू इट। तो केस में अगर आप उनकी तन्मयता देखोगे ना, और अगर आप उनको देखोगे किस तरीके से वो पढ़ाई करते हैं, तो उस केस में उनको गोल क्लियर है कि मुझे इस लेवल तक अचीव कर। जब गोल आपका इतना हैवी हो जाए, इतना भारी हो जाए, इतना आपको इंस्पायर करने लगे, आपका खुद का गोल, और सभी के लिए अलग अलग होगा, जब आपका गोल आपको इंस्पायर करने लग जाए ना, तब उस केस में आप थोड़ा भी आगे पीछे नहीं दिखते हो। देन यू स्टार्ट डूइंग न्यू थिंग्स, हाउ टू कैप्चर दी होल सिलेबस, किस तरीके से कवर करना है, और फिर तब बैठना तकलीफ नहीं देता है और चीजें होने लगती है। तो बेटा जी ध्यान रहे कि आपका गोल बड़ा होना चाहिए। आप तो ऐसे एक नहीं बेटा, ऐसे कई सारे उदाहरण है। जैसे असीमा जो थी, जिन्होंने शी गॉट हर लेग एम्प्यूटेड, आई एम श्योर यू मस्ट हैव ऑल रेड इट, राइट। जिनका पैर एक ट्रेन के हादसे में जब उनको फेंक दिया गया ट्रेन के बाहर, तब उनका एक लेग टूट गया, द लेग वाज एम्प्यूटेड, एंड आफ्टर दैट शी डिसाइड्स दैट शी इज गोइंग टू स्केल द एवरेस्ट। नाउ इट इज नॉट अ सिंपल टास्क, बट जब आपका जुनून, आपका जो विल पावर है, वो आपके गोल के प्रति इतना बड़ा हो जाता है कि उसके बाद में आपको कुछ सूझता नहीं, तो राजा बेटा जी आप वो अचीव कर। मुझे जब मेरा सीए कोर्स का समय याद आता है ना, तब मुझे याद है मेरे पापा, मेरे मम्मी, मुझे किसी को, कोई मुझे बोलते नहीं थे कि तुम पढ़ाई करो, राइट। और रात को अरुणिमा सिन्हा बराबर है। तो उस समय क्या होता था कि रात को या कभी भी पढ़ाई करो हमें बोलते नहीं थे, बट ऐसा होता था ना, एक तलब होती थी, एक अंदर से पता नहीं ऐसा गुस्सा आता था कि नहीं पढ़कर क्लियर करना है। नो, नींद ही नहीं आती थी, एंड वी यूज्ड टू रीड इट एंड वी यूज्ड टू स्टडी, और चीज हो जाती थी। तो ऐसा एक नहीं बेटा, मैंने ऐसे कई बार मेरे लाइफ में देखा है कि अगर आपका गोल स्ट्रांग है ना, जो आपको क्लियर दिखना चाहिए, वो विजन में आना चाहिए। जब आपको गोल क्लियर विजन में दिखता है ना, तब बेटा जी आप पास हो जाते हो। इसका और एक उदाहरण देता हूं। भारत की इतनी सारी माएँ, मैं एक नहीं बोल रहा हूं, इतनी सारी माएँ। तो भारत की माओं की एक खास बात है, ये सभी माएँ जो होती है ना, मुझे पता नहीं बाहर की तो देखी नहीं मैंने, बट इंडिया की बता रहा हूँ, इतनी ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है। जो पुरानी माएँ, जैसे मेरी माँ है, उस जमाने के इतनी औरतें पढ़ी लिखी नहीं थी। और ये कई सारे ऐसे भी घरों से आती है जहां पर सब कुछ उनको अवेलेबल मिलता है। दे हैड एवरी डैम स्टफ अवेलेबल। बट जब वो किसी नए घर में जाती है, और उस केस में वहां पर जब उनको सारी सुविधाएं, फैसिलिटीज नहीं मिलती है, कई बार ऐसा मैंने देखा है, तो देन इज
फीमेल्स हैव क्रिएटेड अ वंडरफुल जॉब, क्योंकि उनको उनके आंखों के सामने विजन दिखती थी उनके बच्चे, राइट? क्यों किया ये? बिकॉज मेरे किड्स, आई हैड टू डू फॉर देम, राइट? तो ऐसे ही एक बारामती की फीमेल थी, एक बुढ़िया बूढ़ी औरत थी, राइट? कोई मुझे बता, वो मैराथन भागी। तो मैराथन सिर्फ इसलिए भागी कि उसका पति बीमार था और उसको पैसा जीतना था, भागी, तेज तर्रार तौर से भागी। नहीं तो आप मुझे बताओ ना यार, कैसे तुम बोलते हो कि तुमको टफ लगता है इंटरमीडिएट या वट एवर, और कैसे फिर कोई एक ब्लाइंड आदमी सीए बन सकता है? क्या मुकाबला? कैसे कोई आदमी सेल्फ स्टडी कर सीए बन सकता है? बताओ ना, क्या मुकाबला? तुम ये मत, किसी और से पूछो ही मत, तुम्हें उल्लू ही बनाएंगे लोग। तुम पूछोगे ना कि सर मेरा कंसंट्रेशन नहीं होता है, अरे नहीं, ये तुमको ढूंढना पड़ेगा। तुम्हारा सवाल, ये तुम्हारी जिंदगी है, तुमको ढूंढना ही पड़ेगा सवाल। आज ढूंढो तो ठीक है, कल ढूंढोगे तो ठीक है, ढूंढना पड़ेगा। दूसरा ये कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। मतलब आप जिस दिन डिसाइड करोगे ना कि मुझे ये काम हासिल करना है, तब आपको ढूंढना ही पड़ेगा कि किस तरीके से मैं ध्यान लगाऊं। सर आई डू स्टडी प्रॉपरली, बट सर बस लेक्चर देखते टाइम बार बार कॉन्सेंट्रेशन हट जाता है, बस इसका ही सोल्यूशन नहीं मिल रहा। तो मैं इसका दो आंसर देता हूं। एक, कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा सा डाइवर्ट होना, ये बहुत कॉमन चीज है, बहुत कॉमन चीज है, ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं उससे ज्यादा हो रहा है, कि भाई मेरा अटेंशन डाइवर्ट हो रहा है अलग अलग चीजों में, तो मुझे ऐसा लगता है कि पहले आप उस चीज को संपूर्ण तरीके से समाप्त करो, जो भी आपके दिमाग में रह रही है, जो घूम रही है, तो समाप्त करो और बैठकर थोड़ी देर समझाओ खुद को कि अब मुझे पढ़ना है, और तब जाके पढ़ोगे तो चीज हो। तो जैसे कई बार होता है ना कि हमारा कहीं पर कुछ चल रहा होता है, किसी के साथ हमारी बातचीत या कोई चीज, चैटिंग, ये सब चीजें जब चलती रहती है ना, तब हम दिमाग से फ्री नहीं होते। तो इसीलिए बेटा जी, जब ये नहीं थी क्या, जो बैडमिंटन खेलने वाली थी, तो उसके, जिसने सिंधु, पीवी सिंधु, वेरी ना लो प्रोफाइल जो मेंटेन करके रखती, पीवी सिंधु, बट वेरी शार्प फीमेल, उसके कोच ने उसका मोबाइल उससे निकाल कर रख लिया था फॉर 3 months, दैट्स व्हाट आई रिमेंबर, ताकि वो किसी चीज को नहीं और सिर्फ फोकस करे उसकी पढ़ाई पर। तो ऐसा किसी को बोलकर आप भी, आपकी जितनी भी सारी बातें आप करते हो जो आपके दिमाग में चल रही होती है एज ए कैसेट, क्योंकि दिन भर में जो हम करते हैं वही हमारे दिमाग में चलते रहता है एज ए कैसेट, राइट? जैसे हम दिन भर डर डर की बातें करते हैं, ये करना बाकी, वो करना बाकी, तो डर चलते रहेगा, राइट? वैसे अगर मैं आपको बात बताऊं कि जो लोग नदी के किनारे पैदा होते हैं ना, या मछुआरे के बच्चे, उनको कभी सी का या पानी का डर नहीं लगता है, क्योंकि वो कभी डर देखते नहीं है। बट जो बाकी के लोग हैं, जिन्होंने आजू बाजू में हर बार यही देखा है कि अरे ये डूब गया, वो डूब गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, शहरों के लोग, तो बेटा जी उस केस में उनको डर लगता है पानी के अंदर जाने के लिए, और वो बच्चों को छोड़ते नहीं। तो बोलने का तात्पर्य क्या है कि हमारे दिमाग में वही चीज चलती रहती है जो हम दिन भर देखते हैं। तो अगर आपके दिन भर के शेड्यूल में अगर आप ऐसा होता है कि डरते हैं, आपको ऐसा लगता है कि कोई चीज प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको अवॉइड करो, हो सके उतना सोशल मीडिया को अवॉइड करो। देयर इज नथिंग बट अ नेगेटिविटी, लॉट ऑफ नेगेटिविटी। सर अगर पापा सीए है तो सब बोलने लगते हैं कि तुम्हारे लिए इजी है, तो वो पीयर प्रेशर जो जितना है, वो आई एम सो सॉरी शर्वरी, इट्स नॉट दैट बेटा, इट्स नॉट दैट। आई एम श्योर योर पापा विल अंडरस्टैंड अ लॉट। जो जिसके पापा सीए है उनको 110% पता है कि सीए कोर्स कैसा है। तो आई एम श्योर बेटा, यू आर अननेसेसरीली टेकिंग दैट प्रेशर। नो नो नो, यू आर बाइंग दैट प्रेशर। और वो जो लोग बोल रहे हैं उनसे क्या फर्क पड़ रहा है? आई डोंट थिंक सो। तुम्हारे लिए इजी है अगर तू पढ़ाई करेगी तो, तुम्हारे लिए इजी है अगर तू पढ़ाई करेगी तो, ठीक है ना? तो यू डोंट टेक दिस पीयर प्रेशर, नॉट रिक्वायर्ड पिल्लू, है ना? मैं तेरे को इतना दावे के साथ बोल सकता हूं, मैं खुद एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, और मैंने कई सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट के बच्चों को पढ़ाया है। मेरे कई सारे दोस्त हैं जिनके पापा सीए थे, क्योंकि जब हम पढ़ा करते थे, सीए के पापा, मतलब बच्चे के पापा अगर सीए है या मम्मा सीए है, तो उनको 110% पता है कि सीए का कोर्स कैसा है, तो उसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो प्लीज डोंट टेक दिस प्रेशर। प्रेशर विल ऑलवेज क्रिएट अ नेगेटिव रोल फॉर यू। तो यू एंजॉय योरसेल्फ, एज लॉन्ग एज यू आर एंजॉयिंग, थिंग्स विल बी ऑल ग्रेट, ठीक है? ऐसा कुछ भी नहीं करने का पिल्लूडी, है ना? चले भी आगे, लेट्स गो ऑन। लता करे, यस, तुमने बराबर बताया, यू रेड दिस न्यूज। सौम्य गुप्ता बोल रहा है कि दोस्त बोलते हैं। नहीं 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 नहीं, ये पीयर प्रेशर, ये दोस्त अगर बोलते रहते हैं, उनको ज्यादा अफेक्ट मत करके लो। अब देखो यार, तुमको आज एक बात बताता हूं, भगवान ने बहुत अच्छी चीज ब्लेसिंग दी मुझे, इसलिए शायद मैं बच गया इन चीजों से, और शायद इतना एक्सपीरियंस नहीं किया मैंने। यार बहुत इजी सी टास्क बताता हूं, तुम जीवन में अकेले आते हो, अकेले जीते हो, अकेले मरते हो। आई रिपीट, यू कम इन द लाइफ ऑल अलोन, यू डाई ऑल अलोन, एंड यू लिव ऑल अलोन। अनफॉर्चुनेटली इसमें बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि नो, आई कम हियर एंड आई लिव along with the people and I have come here to please the people, and that is the most idiotic thing you have ever thought about. You are not here to please anyone. You are here to live and to do whatever you are supposed to do.
तो मैं आपसे ये तो क्लियर कट बता दूं कि बेटा जी अपना कॉन्फिडेंस, अपना रुतबा, अपनी हैबत, अपनी जो भी चीज है वो खुद तक इतनी अच्छे से ग्रूम करके रखिए कि आप इन चीजों से डिस्टर्ब ना हो। लोग बोल रहे हैं, वो फ्रेंड्स बोल रहे हैं, वो थोड़ी ना लिखने वाला एग्जाम। तो मैं पता है अभी एक लास्ट चीज बता देता हूँ और खत्म कर देता हूँ और फिर हम आगे बढ़ेंगे। जब मैं और मेरी वाइफ, वी बोथ हैड अ लव मैरिज, राइट, एंड बहुत जबरी मजा आती थी हमको उन दिनों में। तो उस दिनों में मैं तुमको बताऊं कि 50 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक लेकर लोग हमारा भविष्य बताते थे कि वेदर ये कुंडली मैच होती है कि नहीं होती है, ये चलेगा या नहीं चलेगा। उस आदमी को मैं ऐसा सोचा करता था, उस आदमी ने कितने मिनट में मेरे लाइफ का डिसीजन लिया? 10 मिनट में, किसी ने 5 मिनट में, किसी ने 15 मिनट में, किसी ने 50 रुपए में, किसी ने 100 रुपए में, किसी ने 150 में, 101, 501, 1001, 10,000 रुपए में लेकर डिसीजन लिया। क्या फायदा? हमने नहीं सुना। अरे सीधा सिंपल है, डिसीजन हम ले रहे हैं ना, उनका डिसीजन काम नहीं आता है। तो तू तेरा डिसीजन ले पिल्लू। तू ये मत देख कि पापा सीए है, तू ये देख कि भाई मेरे पापा सीए है एंड आई एम जस्ट गिविंग माई 100%। इससे ज्यादा क्या कर सकती है बता ना मेरे को। जस्ट गिव योर 100%। लाइफ में 100% दे देगी ना, कभी ऐसा बुरा नहीं फील होगा, राइट? सर एक लास्ट क्वेश्चन देख रहा हूं और फिर मैं आगे। सर मेरा एक क्वेश्चन है सर, मैंने सीए फाइनल ईयर का इंटरव्यू देखा, उसमें दे सेड वी शुड डू बीकॉम रेगुलर फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी अलॉन्ग विद सीए, मैंने कॉलेज ज्वाइन नहीं किया अभी तक, तो भी माइंड में चलता है। सर मेरे माइंड में ये चलता है कि आप बता सकते हो कि क्या कॉलेज मैटर करता है क्या? अगर सीए बन जाएगा और सीए का काम करेगा तो मैटर नहीं करेगा क्योंकि तेरे को वहां से बीकॉम डिग्री मिल जाएगी, बट ठीक है, एनीवेज वेज, है ना? तो उतना दिमाग मत लगा बे ऋतिक का, कहाँ जा रहा है पांड्या, क्या है? और मुझे बता, आज के बाद में बीकॉम ज्वाइन कर लेगा तो क्या फेल होने वाला है क्या? हो जाएगा पास। तो वो बीकॉम वो इज नॉट अ प्रॉब्लम, तेरे माइंड में जो चल रहा है ना वो कीड़ा, वो प्रॉब्लम है। अबे इधर ये जो क्वेश्चन होमवर्क दिया था ना, ये होमवर्क क्या, वो जो सॉल्व करने के लिए दिया था ना, एक छोटी सी गलती हो गई मेरे से कि इस क्वेश्चन के पहले और एक क्वेश्चन कराना था और वो क्वेश्चन रह गया अनफॉर्चुनेटली, बट एनी विच वे समझा दूंगा, कॉन्सेप्ट सारे तुमको पता थे तो क्वेश्चन समझा दूंगा। ओ मैम साहब तुम पेन ड्राइव लाई क्या? ओ दी क्या? मेरे को नहीं मालूम, नहीं गुच्छा मत दो मैडम, गुच्छा मत दो मैडम। नवंबर 20 था या जैन 20? नवंबर 20। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। क्या नाम है मेरे क्वेश्चन का? सुमित लिमिटेड, यही सर्च कर। सुमित भैया हाजिर हो? सुमित, हाँ ये रहा। सुमित लिमिटेड एन अनलिस्टेड कंपनी अदर देन एएफआई, बैंकिंग कंपनी, एनबीएफसी एंड हाउसिंग फाइनेंशियल कंपनी had 8,009% debentures of 100 each outstanding as on 1st April 2019, redeemable on 31st March 2020. ठीक है? On 1st April 2019, the following balances appeared in the books of accounts. Investment in 1,007% secured government bonds of rupees 100 each, 1 lakh. So now you have got what? Investment. Okay? And debenture redemption reserve 50,000. बेटा जी मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके पास डिबेंचर्स कितने के हैं? डिबेंचर्स कहां पर दिए हुए? 8,000 इंटू 100, सो कैन आई नॉट से 8 लाख है। ओके, और ये आउटस्टैंडिंग ऑन 1st अप्रैल 2019। तो बेटा जी अब अगर मुझे रिडीम करना है तो डीआरआर में होना चाहिए 80,000, डीआरआर में होना चाहिए 80,000, और मेरे इन्वेस्टमेंट में होना चाहिए 8 लाख का 15%। 8 लाख का 15% बता दो कितना आएगा? इट विल टर्न आउट टू 1,20,000 मेरा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। डीआरआई, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट, और ये आना चाहिए डीआरआर, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, ये बैलेंस होना चाहिए। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इज रिसीव्ड ईयरली एट द एंड ऑफ द year end, at the end of the financial year. 1,000 own debentures were purchased on 30th March 2020 at an average price of 96.5 and cancelled on the same date, right? और उसके आगे 31st March के दिन क्या हुआ? The investments were realized at par and the debentures were redeemed. You are required to write up the following accounts for the year ended 31st March 2020. 9% debenture account, debenture redemption reserve account, DRR investment account and own debentures account. My first question to this intelligent class, बेटा जी हमें DRR के एंट्री
और डीआरआई की एंट्री एज पर लॉ कब करनी होती है, राइट। तो अगर मान लो रिडम्पशन की डेट 31 मार्च है, 31 मार्च 2020 है, तो हमें कब तक वो इन्वेस्टमेंट कर देना पड़ता है। इससे हमें फायदा ये होगा कि हमें सीक्वेंस पता चल जाएगा, सीक्वेंस क्या है। जैसे पहला सीक्वेंस में काम हमारा ये है कि हमें ओपनिंग बैलेंसेस लिखने, जो हम लिख देंगे, वी विल बी फर्स्ट राइटिंग डाउन, प्लॉटिंग डाउन द ओपनिंग बैलेंसेस। ओपनिंग बैलेंसेस के बाद में बेटा जी जो भी शॉर्टफॉल है डीआरआर का, जो भी शॉर्टफॉल है डीआरआई का, वो इन्वेस्टमेंट कर देंगे हम, राइट। तो बिल्कुल सही शिखा तुमने कहा, बिफोर 30 अप्रैल। हम यहां पर मानकर चलेंगे राजा बेटा जी कि जिस दिन हमें बैलेंसेस दिए उसी दिन हम ये कर देंगे, राइट। तो क्वेश्चन पढ़ लिया है, अब इधर आ जाइए मेरे साथ और मैं चलता हूं इधर आपको लिए। तो बेटा जी आ जाओ इधर। 9% डिबेंचर अकाउंट 8 लाख को टिकमार्क कर दीजिए अगर आपने लिखा है तो। 8 लाख का ओपनिंग बैलेंस है। डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व का बैलेंस है 50,000 दे रखा है, और डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इसको आपने 3 कॉलम में बनाया होगा तो ज्यादा बढ़िया है। ये 1 लाख रुपीस है बेटा जी, ये बैलेंसेस दे रखे। सीक्वेंस के मुताबिक आपको पहला काम यह करना है कि डीआरआर क्रिएट करना है। आई रिपीट, यू हैव टू क्रिएट डीआरआर। डीआरआर का बैलेंस मैंने आपको बताया था कि बेटा जी आपका 80,000 होना चाहिए। सो ये मैंने डीआरआर क्रिएट किया। जरा ध्यान देखिए, 1 अप्रैल 2019। आप सभी बच्चे मुझे जो बता रहे हैं वो बता रहे हैं कि 30 अप्रैल 2019 के पहले हमें करना है, क्योंकि हमारा रिडम्पशन डेट 31 मार्च है। तो राजा बेटा जी 30 अप्रैल के पहले हमने अज्यूम कर दिया कि जिस दिन डेट 1 है, क्योंकि हम पर ही है ना, ये बताया थोड़ी ना कौन सी डेट का, हम पर ही है, तो हमने 1 अप्रैल को ये एंट्री कर दी कि भाई जी हमने कर दिया P&L अकाउंट डेबिट टू डीआरआर। इससे लॉ सेटिस्फाइड हो गया, और हमने इन्वेस्टमेंट भी कर दिया टू बैंक अकाउंट। रेफर वर्किंग नोट नंबर 1। अब ये वर्किंग नोट नंबर 1 मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया क्या है, कि बेटा जी हमारे डिबेंचर से 8 लाख और 8 लाख का 15% हमें 1,20,000 का डीआरआई चाहिए, तो मैंने इन्वेस्टमेंट भी कर दिया। अब होता क्या है, तुमने इन्वेस्टमेंट कितना किया बेटा जी, 15% के हिसाब से आपने इन्वेस्टमेंट किया। अब होता क्या है, आपको इंटरेस्ट मिलना पड़ेगा, राइट। मैं आपको क्या बोलता हूं, 1 लाख प्लस 1,20,000 के ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलेगा। बट क्या आपने बैंक अकाउंट बनाया, क्या बैंक अकाउंट बनाने के लिए बोला है क्या, नहीं। सो बेटा जी बैंक अकाउंट नहीं बनाया, इसीलिए हमने क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट की एंट्री नहीं की। वैसे इंटरेस्ट की एंट्री दोनों पर होगी, डिबेंचर के ऊपर भी इंटरेस्ट की एंट्री होगी, और डीआरआई जो है उसके ऊपर भी इंटरेस्ट की एंट्री होगी। बट अनफॉर्चुनेटली बेटा जी हमें बैंक अकाउंट नहीं दिया, डिटेल्स नहीं दिए, तो इसलिए हमने वो एंट्री नहीं की। अगर आपने वो एंट्री की है तो उसमें कोई गलती नहीं है। आई रिपीट, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट पर इंटरेस्ट तो मिलेगा, इंटरेस्ट की एंट्री करनी। और दूसरा क्या, जो आपका नाम क्या है, 9% जो डिबेंचर है उसके ऊपर भी इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, तो उसमें भी कोई गलती नहीं अगर आपने किया होगा तो। अब मैं आपसे अगला प्रश्न पूछता हूं, बेटा मुझे एक बात बताओ कि तुमने ओन डिबेंचर्स कब बाय किए, व्हेन हैव यू बॉट द ओन डिबेंचर। इफ यू लुक एट द डेट केयरफुली, दे से 30 मार्च 2020 एट एन एवरेज प्राइस ऑफ 96.5। सो राजा बेटा जी हमारी एंट्री होगी ओन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। सो ओन डिबेंचर बेटा जी मुझे जो प्राइस दी हुई है 96.50 एवरेज प्राइस दी हुई है, इंटरेस्ट की एंट्री हम नहीं कर रहे यहां पर। सो ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिट, ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, और ओन डिबेंचर हमने बेटा जी एक्स इंटरेस्ट प्राइस पकड़ा हुआ है। इंटरेस्ट की एंट्री हमने नहीं की क्योंकि इंटरेस्ट का अकाउंट पूछा नहीं, इंटरेस्ट नॉट कंसिडर्ड मूडिल ने बता दिया या इन्होंने बता दिया। आपने इंटरेस्ट की एंट्री की, उसमें कोई गड़बड़ नहीं है। सो 96,500 आपने इसकी एंट्री कर दी, एग्रीड। अब ये 96,500 आप इमीडिएटली कैंसिलेशन को करेंगे तो आप क्या करेंगे, 96,500 को डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। डिबेंचर अकाउंट में जब ये आएगा, सो राजा बेटा जी आया 96,500। अब आप मुझे बताइए 1 लाख के डिबेंचर अगर आप कैंसिल करते हो तो आपको प्रॉफिट और लॉस कितना हो गया, 3,500 का प्रॉफिट हो गया। उसको हम बोलेंगे प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन, राइट। प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन 3,500। देन माय डियर फ्रेंड्स, आई वुड नाउ आस्क यू कि क्या हमने हमारे इन्वेस्टमेंट को बेच दिया है क्या। द आंसर इज 100%। हमें हमारे इन्वेस्टमेंट को बेचना पड़ेगा, यस और नो, हमें हमारे इन्वेस्टमेंट को बेचना पड़ेगा और बाकी के डिबेंचर को रिडीम करना पड़ेगा। अब इंटरेस्टिंग बात क्या है, इंस्टीट्यूट ने यहां पर क्या करा है कि हमारा 1,20,000 है, ये 1,20,000 किसके अगेंस्ट में हमने किया, 8 लाख के जो डिबेंचर है उसके अगेंस्ट में 1,20,000 का इन्वेस्ट किया। अब वो क्या है कि जब ओन डिबेंचर बाय किया तो उन्होंने अपनी से मर्जी से क्या कर दिया कि 1,20,000 का मुझे कितना परसेंटेज, सॉरी 1,20,000 मैंने कितने डिबेंचर बाय किए, ओन डिबेंचर 1 लाख इंटू 100, तो उसका 15% भी तो 1,20,000 में होगा ना। जरा सिंपल सी बात है, जरा ध्यान देखो। मैंने क्या किया, ये एंट्री नहीं भी करते तो ठीक है, 8 लाख के मेरे डिबेंचर्स है, उस पर मैंने 1,20,000 का इन्वेस्टमेंट किया। अब वो क्या बोल रहे हैं कि मुझे ये मेरे डिबेंचर्स आउटस्टैंडिंग, मुझे 1 लाख के डिबेंचर ओन डिबेंचर बाय करने,
तो कितने का इन्वेस्टमेंट उसके अगेंस्ट में है, तो जाहिर सी बात है 1 लाख का 15% ही रहेगा। आप कैलकुलेट कर लो, 1 लाख इंटू 1,20,000 डिवाइड बाय 8 लाख, तो आपका आंसर आ रहा है 15,000 के इन्वेस्टमेंट थे। मुझे एक बात बताओ, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? सिर्फ इतना समझ में आया कि नहीं, करना क्या है वो बताऊंगा मैं आपसे बता रहा हूं 8 लाख के डिबेंचर पर मेरा इन्वेस्टमेंट कितना है, 1,20,000। हम इन्वेस्टमेंट क्यों करके रखते हैं, ताकि हम उसको बेचे और बेटा हमारे पास पैसा है और उससे हम हमारे ओन डिबेंचर्स बाय कर उनको कैंसिल कर दे, या हम हमारे ओन डिबेंचर्स को, या सॉरी हम हमारे आउटस्टैंडिंग डिबेंचर को रिडीम कर दे। अब यहां पर 1 लाख पर कितना है, 15,000। एग्रीड। तो उन्होंने क्या किया, ये 15% के हिसाब से क्रिएट किया हुआ ना 8 लाख पर, तो उन्होंने बोला 1 लाख का 15% कितना है, 15,000। तो उन्होंने दोनों इन्वेस्टमेंट अलग अलग टाइम पर बेचे, एक 30 मार्च को बेचा और एक 31 मार्च को बेचा। तुमने अगर ये एंट्री दोनों एक साथ किए तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने क्या किया, 1 लाख इंटू 100 इंटू 15% पहले बेचा और बचा हुआ बाद में बेचा एट पार। बट अगर आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे तो क्वेश्चन में कहीं पर भी नहीं बोला है कि इन्वेस्टमेंट कब बेचा है। उन्होंने क्या कहा, ओन डिबेंचर बाय करना है ना, तो ओन डिबेंचर बाय करते वक्त हमें हमारे इनको बेचना पड़ेगा, राइट। अगर आप दोनों की एंट्री देखेंगे तो 31 मार्च है, बट दोनों की इन्होंने एंट्री अलग अलग की। तो जिन बच्चों ने 1,05,000 प्लस 15,000 ऐसे टोटल मिलाकर 1,20,000 की एंट्री की है, कोई प्रॉब्लम नहीं, इन्वेस्टमेंट को बेचा। इस तरीके से डिबेंचर अकाउंट टैली हो गया। अब ये डीआरआर लास्ट में जीआर में ट्रांसफर होता है, ये तो पता ही है। और राजा बेटा जी जो डिबेंचर है उसको डायरेक्टली आप डिबेंचर होल्डर को ट्रांसफर करके करिए, या डायरेक्टली पेमेंट कर दी 7 लाख, ये पेमेंट हो गया। अब मैं आपको क्या बता रहा हूं पता है क्या, ये क्वेश्चन में आपको गड़बड़ी इसलिए हुई कि सर डिबेंचर इंटरेस्ट की एंट्री कैसे करूं, इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर की एंट्री, मतलब ये बाकी की एंट्रीज कैसे करूं, इसके बारे में दिक्कत आई होगी। बट बाकी अदरवाइज अब मुझे नहीं लग रहा इसमें आपको कोई टेंशन आ रहा होगा। तो जल्दी से मुझे बताइए कि क्या ये पार्ट क्लियर हो जाता है क्या। जल्दी से मुझे बताओ, कोई क्वेश्चन में भी डाउट है क्या, कोई क्वेरी है क्या। सभी को क्लियर है, थम्स अप। नमन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसे तो और भी एंट्रीज हो जाएगी ना। नमन का क्या क्वेश्चन है, व्हाई डजंट मॉड्यूल डू एंट्री ऑफ इंटरेस्ट, इट डजंट मैटर वेदर वी मेक दैट अकाउंट और नॉट, वी हैव टू गिव द राइट। नो 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 नो, सी आई टेल यू, इंटरेस्ट हैज टू बी ट्रांसफर टू P&L अकाउंट ऑल्सो, बट वी डोंट डू दैट एंट्री। तो यहां पर क्या है कि क्वेश्चन तुम खुद देखो, तुम्हें 18 मिनट में ये क्वेश्चन करने के लिए भी सफिशिएंट नहीं हुआ था। इनफैक्ट मेरे हिसाब से 5 या 6 लोगों ने किया होगा, सही है गलत है वो तो आगे की बात है। सो बोलने का तात्पर्य सिर्फ इतना कि 5 या 6 लोगों ने किया, तो मतलब टाइम कम है, इसके लिए इंटरेस्ट की एंट्री इधर नहीं भी करेंगे तो चलेगा। सर जो इन्वेस्टमेंट पर इंटरेस्ट रिसीव्ड होगा उसकी भी तो एंट्री करेंगे ना। यस बेटा, उसकी भी एंट्री करेंगे। अच्छा, तुम्हारा ये क्वेश्चन है कि सर डीआरआई अकाउंट अपने फॉर्मेट में बनाकर दिखाओ ना। ये लो बेटा, हम बनाकर दिखा देते हैं डीआरआई अकाउंट, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तुमने ऐसा कुछ बनाया होगा 1 2 3 और 1 2 3, मैं डेट इधर ही लिख रहा हूं बेटा, है ना, डेट। अब जरा देखो, हमारी पहली डेट आएगी 1/4/19, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो बेटा जी मुझे दे रखा है मेरा इन्वेस्टमेंट कितना है, तो मेरे पास है 1 लाख। देखो उन्होंने क्या बोला, 1,000 7% गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ये 7% गवर्नमेंट बॉन्ड्स है। तो बेटा जी यहां पर ये फेस वैल्यू है, इंटरेस्ट और अमाउंट है, और इधर मैं लिख दूंगा 1 लाख ही है, ये 1 लाख ही है, ओके। फिर उसके बाद में बेटा 1/4/19 को मैंने और एंट्री की टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। इसका अगर मैं आपको वर्किंग बताऊं तो 8 लाख इंटू 15%, इतने का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, माइनस 1 लाख रुपीज का इन्वेस्टमेंट है जो अमाउंट में है ना इधर, ये 1 लाख का इन्वेस्टमेंट। तो हमें और कितना बाय करना पड़ेगा, तो हमने अज्यूम किया कि एट पार हमने बाय किया, ये 1,20,000 का हो गया। एग्रीड। अब राजा बेटा जी अगर तुम हमारे फॉर्मेट में कर रहे हो तो 31 मार्च 20 को आपने इधर एंट्री की होगी बाय कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट 7% के हिसाब से, 1,20,000 इंटू 7%, ओके। तो 1,20,000 इंटू 7% कितना आ जाएगा, इट विल बी 8,400, ये इंटरेस्ट के कॉलम में आएगा और ये P&L अकाउंट में चला जाएगा, ओके।
और बेटा जी 31 मार्च 20 को अब तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, तुम दो बार इसका सेल दिखा दो, मैं एक ही बार दिखाऊंगा, बाय कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट वन। अभी दो बार भी दिखाए तो कोई दिक्कत नहीं है, एक बार दिखाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 1,20,000 प्रॉफिट और लॉस कुछ आ नहीं रहा है। और बेटा जी इस तरीके से अकाउंट टैली हो गया। अब मुझे बताओ कोई क्वेरी है क्या? दिस अकाउंट गॉट टैलीड लाइक दिस। समझ में आया या नहीं आया? मतलब अगर आप हमारे कॉलम में, अपने कॉलम में बनाते हो तो इधर सिर्फ एक इंटरेस्ट के कॉलम में आपको और एक एंट्री आ जाएगी 8,400 की, राइट? ये अपना स्टाइल है। सर हमें एंड पर पूरी इन्वेस्टमेंट सेल करनी पड़ती है, तो हम प्रोपोर्शनेट नहीं सेल कर सकते। बेटा प्रोपोर्शनेट सेल करना किसने मना किया है? बट थोड़ा सा एक बार डेट तो देख लेना गधेड़े, तू भी तो थोड़ा सा दिमाग लगाना, डेट देख ले। एक बिका है 30 मार्च को और दूसरा बिका है 31 मार्च को, तो राजा बेटा जी तू भी तो थोड़ा कॉमन सेंस लगा लेना कि वो जो बिका है दोनों साथ में बिका होगा। और ऐसा थोड़ी ना है कि हम इन्वेस्टमेंट बेचकर फिर ही हमारे डिबेंचर रिडीम करेंगे, हमारे पास खुद की भी तो कैश हो सकती है ना। पिछले केस 15% का तो इन्वेस्टमेंट किया सरकार, सिर्फ 15% इन्वेस्टमेंट किया है ना, पूरा थोड़ी ना किया है डिबेंचर का। तो हमें हमारे 85% तो कैश लेके आनी पड़ेगी। सो पहले वाले का हम 85% से कर देंगे, बच्चे वाले को इन्वेस्टमेंट बेच के कर देंगे। सो इट्स नॉट अ बिग डील यार। वो वाले क्वेरी में मतलब नहीं है कि तुम 15% जबरदस्ती मॉडल ने किया है तो तुम मेरे इधर बंदूक रखकर बोल रहे हो कि नहीं 15% करेंगे, वो झंडूबा में कुछ भी कर दे। अच्छा अगर तुमको ये समझ में आया ना तो इलस्ट्रेशन नंबर 10 पर आ जाओ, इलस्ट्रेशन नंबर 10 पर आ जाओ, बी क्विक। और बेटा जी आई एम सो सॉरी कि इसके वक्त मुझे समझाया नहीं था मैंने आपको ये, बट इलस्ट्रेशन नंबर 10, YZ, an unlisted company other than, right, AIFI, All India Financial Institute Banking Company, NBFC and HFC, had 16,012% debentures of 100 each outstanding as on 1st April 11, redeemable on 31st March 2012. On 1st April 2011, the following balances appeared in the books of account: investment in 2000, 9% secured government bonds of 100 each, TRR 1 lakh, interest on investment is received yearly at the end of the financial year. Okay. अब आगे क्या बोला? 2000 own debenture were purchased on 31st March only at an average price of 99 and cancelled on the same date. And on 31st March 2012, the investment were realized at par and the debentures were redeemed. You are required to write up the following accounts for the year ended 31st March 12. 12% डिबेंचर अकाउंट, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट एंड डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट। मुझे बताओ क्या ये क्वेश्चन हम कर सकते हैं क्या? जल्दी से मुझे बताओ। People be very quick and let me know, can we do this question? तो बेटा जी अब किस चीज का है तुमको इंतजार? आज फिर से एक बार प्रूव करने का समय आ गया है कि 18 मिनट की जगह पे, 18 मिनट के लिए क्वेश्चन पूछा गया था, बट मैं आपको दे रहा हूं 10 मिनट। मुझे ये क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिए। बी क्विक, आई एम गिविंग यू हाउ मच? 10 मिनट्स। बी फास्ट एंड गेट दिस क्वेश्चन डन फॉर मी।
लवली लवली लवली, मैं तुम्हारी इसी बात का तो दीवाना हूं यार, क्या खतरनाक हो तुम लोग यार। हाँ, पिछली बार 18 मिनट में नहीं कर पाए और अभी देखो, बताऊं क्या तुम्हारा टाइम, ए किधर गया किधर गया किधर गया, ओहो अभी तक तो 2 मिनट छोड़कर तुमने सॉल्व कर दी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अगर मान लो मैं तुम्हें पहले ये क्वेश्चन करा देता ना और तुमको फिर एग्जाम क्वेश्चन देता, तो तुम शायद एग्जाम क्वेश्चन भी फटाफट फटाफट कर लेते। दैट्स अमेजिंग यार, यू पीपल हैव बीन ग्रेट यू नो। तो बेटा जी ध्यान रहे, एक ही चीज है जो समय बचा सकती है आपका एग्जाम में, वो है आपकी प्रैक्टिस 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 और प्रैक्टिस। और एक बार बोल रहा हूं, और एक प्रैक्टिस, जितनी करेंगे प्रैक्टिस उतना जाएंगे आगे। क्या मजा आ गया, क्या भारी है क्लास, एकदम एकदम झकास। खुद की पीठ पर थपथपा दो। और जो नहीं हो रहा है आपसे, तो एक बार जाओ मम्मी को बोलो कि ऐसे फुक फुक कर एक बार धपाटा दे जोर से, ऑटोमेटिकली एनर्जी आ जाएगी तुम में। धुम, क्या भारी चीज है यार। जो बच्चा अगर क्लास में समझ जाए ना बात, तो उसको समझ जाएगा राज क्या है पास होने का। वो है प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। प्रैक्टिस क्या, फिर क्या किसी का बाप नहीं रोक सकता आपको पास होने से। और मैं आपको बता देता हूं, अभी इस क्वेश्चन का आंसर दिखाऊंगा, मेजॉरिटी बच्चों का आंसर मैच हो जाएगा। तो मतलब ऐसा समझ लो ना, एक बच्चा है जो जाता है एग्जाम में विदाउट प्रैक्टिसिंग अ लॉट, तो उसको जो टाइम लगा था वो पिछली बार आपको लगा, और इस बार जो आपको टाइम लगा वो आफ्टर प्रैक्टिस लगा, राइट। और उसके अंदर भी लेक्चर के पहले आपने ये किया था, एक्स्ट्रा लेक्चर के पहले किया था, और उसके बाद में मैंने अभी तो आकर सिर्फ एक्सप्लेन किया और तुम फोड़ फाड़ करके आ गए, राइट। यस यस साक्षी, यू आर राइट। तो ये इसलिए मुमकिन है, इसलिए पॉसिबल है क्योंकि आपने प्रैक्टिस की है ना। तो इट्स नॉट अबाउट ओनली अंडरस्टैंडिंग, इट्स अबाउट एग्जीक्यूटिंग द थिंग्स, एंड एग्जीक्यूटिंग हैपेंस व्हेन यू हैव प्रैक्टिस्ड अ लॉट। दैट्स द रीजन इट सेज ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अनफॉर्चुनेटली हमारे सीए बच्चों को समझ में नहीं आती ये चीजें, बहुत सारे बच्चों को। वो सोचते हैं कि भाई मैं पढ़ के चला जाऊंगा, ऐसे रीड करके चला जाऊंगा, हो जाएगा। 10 मिनट का समय समाप्त होता है। इलस्ट्रेशन नंबर 10 था, मेरी जिम्मेदारी बनती है कि आपको इसका आंसर बताऊं। इलस्ट्रेशन नंबर 10 हाजिर हो। कैसे रहे तू, कहां से आता है? जपी, कौन सा क्वेश्चन था भाई ये? YZ बाकी आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल यायला मिळत नाहीये दिल की ये धड़कन ठहर। हाँ यही वाला है। चलो देख लो बाबू, पहला वाला डिबेंचर अकाउंट में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, सिद्धार्थ गोयल जी का आंसर देख लेते हैं। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 16 लाख, ये तो मैच हो गया है, 16 लाख ओके। फिर उसके बाद में डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व का बैलेंस दे रखा है 1 लाख, ये भी मैच हो गया है। और डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट का बैलेंस दे रखा है 2 लाख, ये भी मैच हो गया। आपने इसको 3 कॉलमनर फॉर्मेट में बनाया होगा, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि बेटा जी 16 लाख का 10% कितना आता है रे छिछोरे? 16 लाख का 10% आता है 1,60,000। सो बेटा जी 1,60,000 डीआरआर होना चाहिए। 1 लाख में 60,000 जोड़े 1 अप्रैल को, 1,60,000 रिडीम होने के बाद में जीआर में चला गया। आशा करता हूं कि यह बात आपको समझ में आई, एग्रीड। और डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट अकाउंट में बैलेंस था 2 लाख। सो 16 लाख का 15% अगर आप करेंगे तो ये आना चाहिए 2,40,000। हमारा 2 लाख का तो बैलेंस था 40,000 और इसके अंदर जोड़ दिया तो 2,40,000 आ गया। आशा करता हूं कि यह बात भी आपको समझ में आई। अब हमने ओन डिबेंचर्स बाय किए। ओन डिबेंचर्स बाय किए कितने में बेटा? 99 के एवरेज प्राइस में। सो बेटा जी जब ये कितने बाय किए, 2000 इंटू 100 कर लो, इंटू 100, ये आ गया 2 लाख। इसका 15% अगर प्रोपोर्शनेटली अगर आप इन्वेस्टमेंट को बेचना चाहो तो ये प्रोपोर्शनेटली 30,000 का इन्वेस्टमेंट बेचा, बचा हुआ 2,10,000 ये बाद में बेचा। जिन्होंने 2,40,000 की कंसोलिडेटेड एंट्री की मेरे एंगल से तो वो सही है, तो कुछ गलत नहीं है। प्रोपोर्शनेटली सेल करना ऐसा कहीं नहीं बोला, बट इंस्टीट्यूट कर रही है तो तुम भी कर रहे हो, ठीक है।
बट सेल नहीं भी किया, 240 लिखा है तो भी सही है। और ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट अभी टैली कर दिया, डीआरआर आपका टैली हो चुका है। अब इन्वेस्टमेंट अकाउंट के बाद 12% डिबेंचर अकाउंट अगर आप देखेंगे तो 1,98,000 की आपने एंट्री मारी, 2,000 प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन आएगा। और बेटा बचे हुए को टू डिबेंचर होल्डर बोल सकते हो रिडीम्शन के वक्त, या डायरेक्टली 14 लाख का पेमेंट कर सकते हो। तो मुझे जल्दी से बताओ क्या करेक्ट है क्या? वेल करेक्ट सर, यू बड़ी नाचो फिर, एक बार उठ के नाच ही लो आज है, किसी को बताऊंगा नहीं मैं, नाच लो एक बार। चलो आ जाओ इलस्ट्रेशन नंबर 9 के पास, लेट्स सॉल्व इट। इलस्ट्रेशन नंबर 9। अच्छा, बिफोर आई कम डाउन टू द इलस्ट्रेशन नंबर 9, लेट मी गिव यू टुडेज होमवर्क। आज के मेरे रसगुल्ले का होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, आरटीपी में 20, क्या आप कर पाएंगे क्या? सर मैंने ओन डिबेंचर्स की जगह पे कैश लिखा, चलेगा क्या? यस अतुल मिश्रा, कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, यू आर स्टिल राइट। ओन डिबेंचर लिखते तो मुझे ज्यादा अच्छा लगता है, ये बात अलग है। सर 2,16,000 इंटरेस्ट आया। अच्छा 2,16,000 इंटरेस्ट आया मेरे पिल्लूडी का, मैं बता देता हूं कितना आना चाहिए, 1-2 मिनट। 9% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है ना, सो इसको क्या बोलेंगे हम, आपकी नजरों, यो बरोबर है 21,600, बरोबर बरोबर। अब मुझे एक बात बताओ, क्वेश्चन नंबर 13 आप सॉल्व कर लेंगे क्या? क्वेश्चन नंबर 13 आप सॉल्व कर लेंगे क्या? जल्दी से मुझे देखकर बताइए, और फिर इलस्ट्रेशन नंबर 9 हम पढ़ते। क्वेश्चन नंबर 13 कैसे क्या नहीं है रे? अरे इनको डिबेंचर के कौन से पेपर गए? होना तो चाहिए यार, बुक तो वही है, मेरे पास भी बुक वही है, तुम्हारे पास में भी बुक वही, यही बुक मिली है ना तुमको, में होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 फोटो ले ले भाई जिसके पास नहीं है, ये होमवर्क है। मुझे ये कमाल लगता है, किसी की बुक में है किसी की बुक में नहीं, मुझे ये समझ भी नहीं आ रहा कैसे क्या है। हाँ इधर आ जाओ, हम क्वेश्चन नंबर अभी किस पर आ गए, 9th पर आ गए। बात इन दिनों की है जब 1 अप्रैल 2021 की बात है, इन एमके लिमिटेड अनलिस्टेड कंपनी अदर देन ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट बैंकिंग कंपनी एनबीएफसी एंड एचएफसी लेजर 9% डिबेंचर अपीयर्ड विद एन ओपनिंग बैलेंस ऑफ रुपीज 50 लाख डिवाइडेड इनटू 50,000 फुल्ली पेड डिबेंचर ऑफ 100 ईच इशूड एट पार। तो पहली बात तो तुम्हारे लिए क्लियर है, डिबेंचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। इतना एक्साइटेड क्यों हो रहा है? क्योंकि अभी इजी लग रहा है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर वॉज पेड हाफ ईयरली ऑन 30th सितंबर एंड 31st मार्च। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये सब समझाने के लिए हमें। 31/5/2011 की बात है, द कंपनी परचेज 8,000 डिबेंचर ऑफ इट्स ओन एट द रेट ऑफ 98x इंटरेस्ट पर डिबेंचर। ऑन द सेम डेट इट कैंसल्ड द डिबेंचर्स एक्वायर्ड। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट्स एक्सक्लूडिंग बैंक अकाउंट। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू ऑल, विल यू क्रिएट द एंट्री ऑफ डीआरआर? विल यू क्रिएट द एंट्री ऑफ डीआरआर? जल्दी से मुझे बताओ, डीआरआर की एंट्री आप करेंगे क्या? डीआरआर अकाउंट बनाएंगे। ओके, सो डीआरआर अकाउंट बनेगा, कितना परसेंट आपको डीआरआर क्रिएट करना होगा बेटा जी? 10% डीआरआर क्रिएट करना होगा। ओके, आई विल नाउ आस्क यू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विल यू क्रिएट डीआरआई अकाउंट? विल यू क्रिएट डीआरआई अकाउंट? आई एम एक्सपेक्टिंग एन आंसर फ्रॉम यू। विल यू क्रिएट डीआरआई अकाउंट? विथ रीजन, विथ रीजन। तो डीआरआर 10% बन जाएगा। डीआरआई विल यू क्रिएट एन अकाउंट? डीआरआई का अकाउंट नहीं होगा बेटा, नो। क्यों नो? क्योंकि डीआरआई का रूल है जो डिबेंचर मैच्योर होने वाले हैं अगले साल उसका 15% डीआरआई में होना चाहिए। मुझे एक प्रॉब्लम को देखकर बताओ, 31/5 को जो हमने बाय किया ये कॉन्ट्रेक्चुअल मैच्योरिटी डेट नहीं है,
This is not a contractual maturity date. So my question to you all is, will you, do you know what is the redemption date? What is the date of maturity? No. तो 15% किस हिसाब से मैं क्रिएट करूं? राइट, तुम्हें 15% याद होगा तो 15% ऑफ द डिबेंचर्स मैच्योरिंग ऑन 31st मार्च, सक्सेडिंग 31st मार्च के दिन दिया नहीं है रिडम्पशन का डेट। ये कॉन्ट्रेक्चुअल थोड़ी नहीं, ये तो सस्ते में मिल रहा है, मैंने बाय कर लिए। सो बेटा जी डीआरआई का इधर अकाउंट नहीं बनेगा, इधर अकाउंट बनेगा नेसेसरी लेजर अकाउंट, डिबेंचर अकाउंट बनाओगे, टीआरआर अकाउंट बनाओगे, ओन डिबेंचर अकाउंट बनाओगे। इसके अंदर डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट नहीं बनेगा। आई रिपीट, इसके अंदर डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट नहीं बनेगा। अब तुम जब शुरुआत की पहली दूसरी प्रॉब्लम याद करोगे, उसमें डीआरआर अकाउंट मैंने बनाया नहीं था। उस केस में आपको जो कॉन्सेप्ट समझाना था वो ओन डिबेंचर का कॉन्सेप्ट समझाना था कि वो कैंसिल कैसे होता है। इफ यू रिमेंबर प्रॉब्लम नंबर 1, वी डिड नॉट क्रिएट डीआरआर बाय देन। डीआरआर का प्रोविजन आज मैंने आपको सिखाया, उसके बाद में। सो बेटा जी फर्स्ट प्रॉब्लम को और इस प्रॉब्लम को कंपेयर नहीं करना है। ये प्रॉब्लम फाइनल प्रॉब्लम है जो आपको एग्जाम में सॉल्व करने का है। एग्रीड? तो डीआरआर क्रिएट करना ही पड़ता है एट द रेट ऑफ 10%, बट डीआरआई तब क्रिएट करना होता है जब आपको उसकी मैच्योरिटी डेट पता है, और मैच्योरिटी डेट पता है 31st मार्च के, और उसके पहले कि 30 अप्रैल के पहले आप तक क्या कर लेना पड़ता है बेटा जी, डीआरआई बना लेना पड़ता है 15%। आशा करता हूं कि ये दिमाग में आपके कॉन्सेप्ट चला गया। अब नेसेसरी लेजर अकाउंट में हम फॉलोइंग लेजर अकाउंट्स बना देते हैं। तो लेट्स क्रिएट द फर्स्ट वन, हमारा इन दी बुक्स ऑफ कौन नाम है पांडे जी का? क्या नाम है भाई? एमके लिमिटेड। इन द बुक्स ऑफ एमके लिमिटेड। तो हम यहां पर पहला अकाउंट बनाएंगे, क्या नाम है? 9% डिबेंचर्स अकाउंट। डेट, पर्टिकुलर्स, डेट, पर्टिकुलर्स, रुपीज। ठीक है। अब बेटा जी यहां पर ओन डिबेंचर अकाउंट्स बनाए या नहीं बनाए, तो बेटा जी मैंने बताया कि दोनों का मीनिंग वन एंड द सेम है। बट बेटा जी जब तक स्पेसिफिकली बोला नहीं जाए कि ओन डिबेंचर अकाउंट बनाओ, हम ओन डिबेंचर अकाउंट नहीं बनाते। राइट? सो वी आर नॉट गोइंग टू क्रिएट ओन डिबेंचर्स अकाउंट हियर। जब तक स्पेसिफिकली देखो, ओन डिबेंचर से भी मैंने क्या किया था, ओन डिबेंचर को बाय कर फिर उनको ट्रांसफर कर दिया 9% डिबेंचर में। वहां से कैंसिल कर सकते हो या डायरेक्टली कैंसिल करो, बात तो वन एंड द सेम है। 9% डिबेंचर्स के बाद में बेटा जी नेक्स्ट अकाउंट है ओन डिबेंचर्स अकाउंट। ओन डिबेंचर्स अकाउंट ओन डिबेंचर अकाउंट नहीं बनाएंगे यार, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट। ओन डिबेंचर तो स्पेसिफिकली बोला जाएगा तो बनाएंगे ना, बट बनाएंगे तो उसमें कुछ मिस्टेक नहीं है। बट यार मैं क्या करता हूं ना कि मॉड्यूल का जितना फॉर्मेट आपका मैच हो जाए उतना कर लेता हूं, इसीलिए जानबूझकर आपको समझा रहा हूं भाई, ओन डिबेंचर से कर या डायरेक्टली कैंसिल कर, बात वन एंड द सेम। जैसे अतुल मिश्रा ने मुझे क्वेश्चन पूछा था कि सर मैंने कैश लिखा है तो चलेगा क्या, या ओन डिबेंचर लिखा है तो चलेगा क्या, दोनों का मीनिंग वन एंड द सेम ही है। बट गिवन अ चॉइस, जब दोनों का मीनिंग सेम है तो मैं वो कोशिश करता हूं जिससे आपका आंसर परफेक्टली मैच हो जाए मॉड्यूल के फॉर्मेट के हिसाब से। डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट, एंड देन आई विल क्रिएट वन मोर अकाउंट कॉल्ड एज डीआरआर अकाउंट। और डीआरआर के बाद में एक वर्किंग नोट बनानी है, डेट, फेस वैल्यू फ्रॉम ऑफ मंथ, एक्स रेस्ट, इफ यू आर ऑल रेडी कैन वी गो अहेड। बेटा जी पहले मैं वर्किंग नोट को कंप्लीट कर लेता हूं। उन्होंने मुझे बताया है 30 सितंबर और 31 मार्च को एवरी ईयर वो इंटरेस्ट देते। 31/5 की बात है,
31,511 8,000 8,000 इंटू 100 मतलब 8 लाख हो गया। एक्सक्यूज मी, अब 8 लाख, फिर इंटरेस्ट अगर मुझे लेना है तो लास्ट इंटरेस्ट मिला था मार्च में, तो 1/4/11 से लेकर 31/5/11 तक नंबर ऑफ मंथ्स हो जाएंगे 2। 8 लाख पर डिवेंचर इंटरेस्ट है 9% इंटू 2/12, तो पिल्लूडी कितना आएगा 12,000। अब मुझे बताओ कौन सी प्राइस दी हुई है, एक्स से कम, एक्स दी हुई है, सो 8,000 इंटू 98 टर्न्स आउट टू 7,84,000 प्लस 12,000 आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 7,96,000। बोलो यहां तक हो गया क्या? बोलो ना हो गया क्या? डाउन डाउन। अभी आ जाओ इधर, हम पहले बैलेंसेस लिखते थे बेटा। तो 1/4/2011 आई विल राइट डाउन बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, आई मस्ट राइट डाउन बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन विल बी इक्वल टू हाउ मच, बैलेंस ऑफ 50 लाख। आई विल राइट डाउन 50 लाख, ओके 50 लाख, ऑल राइट। फिर बेटा जी मेरा और किसी का बैलेंस दिया है क्या? डीआरआर का कोई बैलेंस दिया है क्या? डीआरआर का बैलेंस दिया है क्या? डीआरआर का बैलेंस नहीं दिया है। सो मुझे एक बात बताओ, डीआरआर का बैलेंस नहीं दिया है मतलब डीआरआर तो क्रिएट करना पड़ेगा, राइट? हमें बेयर मिनिमम कितना डीआरआर क्रिएट कर रखना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 10% ऑफ 50 लाख। सो बेटा जी हम क्या कर लेंगे, जैसे अभी तक करते आए 1/4 जैसे हमको पता चला कि डीआरआर नहीं है, हमने एंट्री कर दी एज पर लॉ 50 लाख इंटू 10%। इसकी एंट्री हमेशा आएगी बेटा जी, बट बेटा जी इन्वेस्टमेंट की एंट्री तब आएगी जब हमें रिडम्पशन डेट पता है। तो 5 लाख नहीं सॉरी 50,000 नहीं 5 लाख बराबर लिखा था ना, 5 लाख। तो ये एंट्री तो करनी पड़ेगी। डीआरआर हमने बाय पी एंड एल अकाउंट, अगर बैलेंस दिया रहता तो हम लिखते थे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस नहीं दिया है इसलिए हम क्या करेंगे बाय पी एंड एल अकाउंट अभी क्रिएट कर दिया, राइट? ओके, अब हमें डेट शुरुआत करनी है। हमें पता है कि पहली ट्रांजेक्शन हुई है 31 मई को, राइट? ये 1/4 की ट्रांजेक्शन है, तो 31 मई को पहली ट्रांजेक्शन हुई एज पर द सीक्वेंस। तो 31 मई के दिन हमारी एंट्री हुई ओन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, एग्रीड? तो इस केस में बेटा जी हम इधर आ जाएंगे 31 मई टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। याद करो ये सही है क्या? ये इंटरेस्ट की एंट्री कर दिखा रहा हूं मैं आपको। मेरे हिसाब से 12,000 था, ये मेरे हिसाब से 12,000 था, यस 7,84,000 12,000 डिबेंचर इंटरेस्ट में आया। और सिमिलरली मैं इधर आ जाऊंगा 9% डिबेंचर में, जो मॉड्यूल का अप्रोच है वही फॉलो करेंगे हम। 31 मई 11 को मैं इधर लिख दूंगा टू कैश ऑब्लिक बैंक, या आप ये भी लिख सकते थे ओन डिबेंचर, ओन डिबेंचर्स बाय किया बेटा जी। एक्स इंटरेस्ट प्राइस, व्हाट इज द एक्स इंटरेस्ट प्राइस? आई विल टेल यू 7,84,000। नाउ यू टेल मी हाउ मच विल गो टू 7,84,000। यू टेल मी हाउ मच विल गो टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन। मैंने कितने के डिबेंचर कैंसिल किए? 8 लाख के। सो प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन विल बी इक्वल टू 16,000। Do you agree? It will be equal to 16,000. Profit on cancellation will be equal to 16,000. बरोबर है क्या? You all agree? ओके, अब इधर आ जाओ बेटा जी। अब मुझे बताओ कि जो तुम्हारा डीआरआर है 5 लाख का आपने क्रिएट करके रखा था 50 लाख के हिसाब से, इसमें से जितना रिडीम हो गया वो जीआर को ट्रांसफर कर देंगे। जैसे पहले हम क्या करते थे, पूरा का पूरा बैलेंस जीआर को ट्रांसफर कर देते थे, अब पूरा नहीं करना है बेटा जी। कैन आई नॉट से यहां पर 31 मई 11 को हम लिखेंगे टू जनरल रिजर्व, और ये जनरल रिजर्व का फिगर मैं आपको बता देता हूं कैसे है। ये मैं करूंगा कितने के डिबेंचर कैंसिल किए? 8 लाख। 8 लाख का ससुरा 10%, राइट? 8 लाख का 10% 80,000 ससुरा हम ट्रांसफर कर देंगे कहां पर? जीआर में, राइट? तो इसके साथ जो रिडीम हुआ उसका जीआर को ट्रांसफर हो जाना चाहिए, ये हमने कॉन्सेप्ट सीखा था। इसको हम ट्रांसफर कर देंगे जीआर में। अप्रिशिएट दिस। अब मेरे सारे मटर पनीर और रसगुल्लो, मेरी अगली बात सुनिए।
हम अब आ जाएंगे डिबेंचर इंटरेस्ट के लिए। यह तारीख है 30 सितंबर 11 की। टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, अगर मैं आपको सही से बताऊं तो बेटा जी ये इंटरेस्ट आएगा आपका 42 लाख पर। 42 क्यों? क्योंकि बेटा जी आपने ऑलरेडी 8 लाख के डिबेंचर रिडीम कर दिए और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 9% इंटू 6/12, और ये कितना आ जाएगा पिल्लुड़िया? $1,89,000 आ रहा है क्या? एंड सिमिलरली 30 सितंबर कौन सा डेट है? ओ ये 30 सितंबर आएगा, मुझे जून लगा। 30 सितंबर, और ये 31 मार्च 12 आएगा। टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट अगले 6 महीने का इंटरेस्ट आ जाएगा 1,89,000, और ये इंटरेस्ट को 31 मार्च 12 के दिन में ट्रांसफर कर दूंगा बाय P&L अकाउंट। द अमाउंट शैल बी 12,000, 1,89,000 into 2 plus 12,000, it will be equal to 3,90,000. Does that tally? 3,90,000. This becomes 3,90,000. जल्दी से मुझे बताओ क्या ये क्लियर है क्या ये पार्ट? अब इधर क्या करना है बेटा जी? 31 मई 11 को, नहीं 30, अब ये क्लोजिंग बैलेंस लिखना है। 31 मार्च 12 को आई विल राइट डाउन टू बैलेंस कैरिड डाउन। I think it should be 42 lakhs. Does that tally 42 lakh? Yes, it tallies 42 lakhs. और कौन सा अकाउंट रहा है? TRR अकाउंट का बैलेंस कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा 31 मार्च 12 टू बैलेंस कैरिड डाउन 4,20,000, और ये 42 लाख का 10% मैच हो रहा है, चेक कर लीजिए। 42 लाख का 10% मैच हो रहा है, चेक कर लीजिए। अब जल्दी से मुझे बता दीजिए कि क्या आप सभी लोगों को ये वाला क्वेश्चन भी आ जाएगा क्या? एक सेकंड अतुल, क्या देखो बेटा, तुम पहले ये विजुअलाइज करो। तुम बोल रहे ना कि सर वो प्रोपोर्शन में जीआर में ट्रांसफर किया, वो कैसे किया वो बता दो। एकदम सिंपल है, जैसे मैं बता रहा हूं वैसा विजुअलाइज कर। तू डीआरआर में बैलेंस लेकर कहां से आता है? तो तू क्या कर रहा है, ये जो 5 लाख का बैलेंस है कैसे आया था और ये क्यों क्रिएट किया था? कि जब तक तेरे डिबेंचर रिडीम नहीं हो जाते तब तक उसका 10% तू डीआरआर में रखेगा। तो तेरे डिबेंचर थे 50 लाख इंटू 10%, तो कितना हो गया बेटा जी? ये 5 लाख तूने डीआरआर क्रिएट किया। बट जिस दिन डिबेंचर कैंसिल हो जाएंगे या रिडीम हो जाएंगे तब डीआरआर की जरूरत नहीं पड़ती, ऐसा है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि तुमने इस साल 31 मई को कितने डिबेंचर बाय कर कैंसिल कर दिए, मतलब रिडीम कर दिए? तो तुम्हारा आंसर आएगा 8 लाख के थे सर। तो 8 लाख पर 10% का डीआरआर जो है उसकी जरूरत नहीं है अब, तो उस डीआरआर को हमने जीआर में ट्रांसफर किया 8 लाख इंटू 10%। दैट्स इट। सो दैट्स द लॉजिक। सो अतुल मुझे बताओ क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? ए अतुल्या जल्दी से मुझे बता क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? जिन जिन बच्चों का ये हो जाए उसके बाद में सभी बच्चों ने बोलना है कि क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाएंगे सर हम, और ये होमवर्क लेकर जाएंगे। एक बार इंटरेस्ट अकाउंट दिखा दो, ये इंटरेस्ट अकाउंट। सभी बच्चे बाकी के क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाएंगे क्लास वर्क, और देखकर मुझे बताएंगे क्या ये कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। क्लास वर्क क्वेश्चन नंबर 2 ये देखकर मुझे बताएंगे कि ये कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे आप। ऑलराइट पीपल, अब मेरी बात सुनिए। क्वेश्चन नंबर 2, वेदर यू विल बी एबल टू डू इट। वर्डिंग थोड़ी सी आगे पीछे है, मैं एक बार पढ़ लेता हूं और फिर हम इसके बारे में बात कर लेते हैं।
द फॉलोइंग बैलेंसेस appeared in the books of company, unlisted company other than AFI, banking, NBFC and HFC. As on 31st December 2011, 6% mortgage debentures, debenture redemption reserve, okay, investment in deposit with scheduled bank free of any charge or lien 1,50,000. अब बेटा जो इन्वेस्टमेंट इन डिपॉजिट विद शेड्यूल्ड बैंक, ये सीधा बोल सकते थे कि बेटा जी ये हमारा इन्वेस्टमेंट है, फ्री ऑफ एनी चार्ज वगैरह, उसका टेंशन न लो, 1,50,000 है और इंटरेस्ट 4% पर एनम है. इन्वेस्टमेंट का बैलेंस दे रखा है. रिसीवेबल ऑन 31st December every year. Bank balance with the company is rupees 9 lakh. The interest on debenture had been paid up to 31st December 11. On February 28, the investment were realized at par and debentures were paid off at 101 together with accrued interest. Write up concerned ledger accounts, ignore taxation. Will you be able to do it? Yes or no? Agreed? So, इस चीज के साथ मैं आपको बता रहा हूं कि अब इसके आगे का सिलसिला हम कल करेंगे. So question number 2 also I have given you as an homework. So today I have given you 2 homework. So please do this homework and कल ये homework हम चेक करेंगे. ठीक है? All right. चलो bye bye then. Take care.